हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को ट्वेल्थ क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है नेचर एंड स्कोप, उसका मैं सारा क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ। तो आप लोग बने रहेंगे मेरे साथ। और ऑब्जेक्टिव का टाइप का जो 10 क्वेश्चन है उसको सबसे पहले मैं करने वाली हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इरोटोस्थेनीज। ठीक है, ग नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभवतः शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फैब्रो। सेकेंड नंबर, लूसियन फैब्रो। ठीक है। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। इसका चार ऑप्शन दिया है, फेडरिक रेडजेल, डार्विन और वारेनियस। ठीक है। एंड एलन सैम्पल। इसका आंसर होगा, थर्ड का आंसर होगा ये जो फर्स्ट नंबर है वो, एक सेकेंड, रेड जेल। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियतिवाद के विचारक कौन थे। तो नियतिवाद के तो विचारक ये तीनों थे, कांट, रीटर, हम्बोल्ट। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, इनमें से सभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर रेड जेल होगा। रेड जेल होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के जनक कौन है। मानव भूगोल के जनक कौन है, इसका आंसर होगा हम्बोल्ट है मानव भूगोल के जनक। ठीक है, एक सेकेंड, इसका आंसर हम्बोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? फ्रांस, शायद शायद फ्रांस के थे ये। नहीं, फ्रांस नहीं, जर्मनी के थे ये। रेड जेल जर्मनी से थे। रेड जेल से याद रखिएगा, जर्मनी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इसमें से भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। चार ऑप्शन पढ़िए, यात्रियों का विवरण। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो इसका भौगोलिक तो हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानों की चट्टानी पदार्थों का नमूना। ये इसका आंसर होगा ग नंबर। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चिकित्सा भूगोल। ठीक। यहाँ देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है, इसमें एक नंबर ही मिलेंगे। ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना है हम लोग को, मानव भूगोल के जनक कौन है। ये ऊपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लिया गया, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा फेडरिक रेडजेल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। इसका आंसर भी रेडजेल होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो इसका क्या है? प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। इसका भी रेड जेल आंसर होगा। जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा, ये ऊपर का ही क्वेश्चन है। ऊपर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें भी ये था। तो इसका आंसर होगा इरोटोस्थनीज होगा। ठीक है। और फिर देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, ये 2.5 नंबर का है। 2.5 मार्क्स का ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखिए शॉर्ट्स में देना है। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, और अथवा मानव भूगोल से अभिपारिक है, ये दोनों में से किसी को आंसर करना है। मतलब वही क्वेश्चन है ये दोनों का। अब आगे हम लोग इसका आंसर देखते हैं नेक्स्ट पेज में। इसका आंसर देखिए, मानव भूगोल के बारे में देखिए, रेड जेल के द्वारा क्या बोला गया है मानव भूगोल को। मानव भूगोल का दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंध है जो भौगोलिक दशाओं का योग होता है। एक अन्य स्थान पर रेड जेल ने लिखा है कि मानव भूगोल समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। किसका? मानव समाजों तथा धरातल के बीच के संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन किसको माना गया है? मानव भूगोल को। रेड जेल की शिष्या जो है, उनके स्टूडेंट, वो अमेरिकन भूगोलवेत्ता है कुमार सैम्पल, ये कुमार एलन सैम्पल। ये तो गर्ल्स है, ये गर्ल है मतलब ये। और 1832 से 1932 के बीच का इनका टाइम पीरियड है। और ये रेडजेल की विचारधारा को समर्थन करती है, जो अपने टीचर हैं उनका। और ये बताती है कि मानव तथा पृथ्वी दोनों ही क्रियाशील व निरंतर परिवर्तनशील हैं। ये दोनों क्या है? निरंतर परिवर्तनशील है। इसी कारण से मानव तथा पृथ्वी के
वातावरण के परस्पर संबंधों का परिवर्तन होता रहता है। ये दोनों का परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानव भूगोल की प्रकृति स्थिर ना होकर पर क्या है, परिवर्तनशील होती है। एलन शैम्पल ने मानव भूगोल को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। वो अपने शब्द में क्या क्या परिभाषित किए, कैसे इसका डेफिनेशन बताइए। तो आगे देखिए, इसका डेफिनेशन वो इस टाइप से बोली है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है। क्या है, तो मानव भूगोल क्रियाशील मानव जो एक्टिविटी क्रिएटिव लोग हैं, मानव हैं, उनकी अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये दोनों चीज़ का लिया गया है इसमें, ठीक है। ब्लास के शब्द में एक डी ब्लास, ये भी जोग्राफर हैं, वो क्या बोल रहे हैं, तो उसका देखिए उनका कोटेशन क्या है कि मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के संबंध के मध्य अंतर संबंधों के विषय में एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। इस संकल्पना से हमारे पृथ्वी पर नियंत्रण करने वाली भौतिक नियमों के नियम विषय में और उस पर निवास करने वाले जीवधारियों के संबंधों के बारे में अधिक विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट का आंसर। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, प्रकृति के मानवीकरण से क्या समझते हैं आप, क्या आशय है इसका। ह्यूमनलाइजेशन ऑफ नेचर। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण तथा प्रकृति बलों को भली भांति समझने लगते हैं। वे अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास कर अपना सामाजिक सांस्कृतिक विकास भी करते हैं, ठीक है, ये है। और आधुनिक मानव इसी सक्षम प्रौद्योगिकी के बल पर पर्यावरण से विभिन्न संसाधनों का मनमाने ढंग से उपयोग करता है। ये टेक्नोलॉजी आया है, उसमें से आप अपना टेक्नोलॉजी के का इस्तेमाल करके आप पृथ्वी पर जो भी मानव संसाधन, मतलब जो भी संसाधन है, उसका अपने मन से हम लोग यूज करते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, के मतलब सहायता से, ठीक है। यही यहाँ कहना चाह रहा है कि संसाधनों के उपयोग में प्रौद्योगिकी ने अनेक संभावनाओं को जन्म दिया है। टेक्नोलॉजी है बहुत सारा, मानव अभी जो भी है बना करके, और फिर इसको जो भी मानव संसाधन जो अपना बनाता है, उससे पृथ्वी पर जो भी क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, प्रकृति जो भी चीज़ है उसका ये लोग संश्लेषण करते हैं, ठीक है। तो संसाधनों के उपयोग में प्रौद्योगिकी ने ही अनेक संभावनाओं को जन्म दिया है। मानव भूपटल के अधिकांश भागों पर सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण कर वहाँ अपनी छाप छोड़ता चला जाता है। इस प्रकार प्रकृति पर मानवीय प्रयासों का छाप पड़ते जाने से धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण होते जा रहा है। इस संदर्भ में भूगोलवेताओं ने दो संकल्पनाओं, संभववाद तथा नव निश्चयवाद का प्रतिपादन किया। भूगोलवेताओं ने क्या किया है, दो टाइप्स का यहाँ संकल्पना दिया है। फर्स्ट है मानव मतलब संभववाद और निश्चयवाद, ठीक है, नव निश्चयवाद। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है ये है कि स्पष्ट कीजिए कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसको हमको क्या करना है, स्पष्ट करना है, ठीक है, जो कोटेशन बोला है उसको। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसका आंसर, मानव सदैव क्रियाशील रहता है, ठीक है, तथा अपने वातावरण के साथ प्रतिफल रहता है, क्रियाएं करता है। अस्थायी पृथ्वी, एक सेकंड इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा, आप लोग को लिखने में दिक्कत होगा, ठीक है। अस्थायी पृथ्वी का आस यहाँ पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण से है। प्राचीन काल से वातावरण समय तक मानव और प्राकृतिक वातावरण अस्थायी पृथ्वी के संबंध सदैव परिवर्तनशील रहे हैं। इन परिवर्तनशील संबंधों में मानव द्वारा अपने ज्ञान बल पर अर्जित किए गए तकनीक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह तकनीकी विकास का प्रतिफल है, ठीक है, कि आज मानव को अपने पूर्वजों की तुलना में अपने प्राकृतिक वातावरण के से सामंजस्य स्थापित करने में अपेक्षाकृत कम संघर्ष करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी के हेल्प से ये बहुत जल्दी सब चीज़ में अपना सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि मानव भूगोल में मानव के अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, मानव भूगोल में मानव के अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अतः अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन चर्चिल, जो चर्चिल है, चर्चिल सैंपल है, का कहना पूर्णतः सत्य है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किनका कोटेशन है, तो ये लाइन है, ये जो चर्चिल सैंपल है उनका, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, तो इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा।
फर्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखें। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मानव भूगोल के कार्य क्षेत्र या विषय क्षेत्र के मुख्य रूप से 3 पहलू सम्मिलित है। यहाँ देखिए 3 पहलू दिए हुए हैं मानव भूगोल के। फर्स्ट है प्राकृतिक वातावरण के तत्व और सेकेंड है सांस्कृतिक वातावरण के तत्व एंड थर्ड है वातावरण समायोजन का अध्ययन। ठीक है, तो फर्स्ट को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट में है प्राकृतिक वातावरण के तत्व। इसमें प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत 2 तत्व सम्मिलित है। कौन कौन? तो जड़ तत्व और सेकेंड है चेतन तत्व। तो जड़ तत्व को समझते हैं। जड़ तत्व में स्थलाकृतियाँ, जलराशियाँ, जलवायु, मिट्टी तथा खनिज संपदा सम्मिलित है। एंड चैतन्य तत्व में कौन कौन आते हैं? चैतन्य तत्व में आएंगे जैविक दशाएँ, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी ये सब हैं। ठीक, तो जड़ तत्व है चेतन तत्व के अध्ययन के बिना मानव के क्रियाकलापों को नहीं समझा जा सकता है। प्राकृतिक वातावरण के इन तत्वों का मानवीय क्रियाकलापों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, यह मानव भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। ये दोनों तत्वों से हम मानवीय क्रियाओं पर क्या असर पड़ता है, ये हम लोग किस में पढ़ेंगे? तो मानव भूगोल के अध्ययन से ही हमें पता चलेगा। ठीक है, इसका सेकेंड जो है सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, तो इसमें हम लोग देखिए कि क्या है। तो सांस्कृतिक वातावरण का जन्म मानव तथा प्राकृतिक वातावरण की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। ठीक है, इसके निर्माण में जहाँ एक और प्राकृतिक तत्वों का हाथ रहता है, वहीं दूसरे और मानव की सामूहिक शक्ति का योगदान होता है। प्रोफेसर PW बारेन के अनुसार अगर हम देखें तो उनका क्या है कोटेशन है? उनका कोटेशन है कि सांस्कृतिक वातावरण मानवीय क्रियाओं तथा भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों की अभिव्यक्ति होता है। ठीक है, ये लाइन आप लोग याद रखिएगा। ये पूछ भी सकता है कि प्रोफेसर DW ब्रायन का मानव जो सांस्कृतिक वातावरण तत्व है उन पर ये क्या बोले हैं, तो उनका ये लाइन आप लोग याद रखिएगा कि सांस्कृतिक वातावरण जो मानवीय क्रियाकलापों तथा भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अभिव्यक्ति कराता है। कौन? तो मानव भूगोल। सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों को 3 पक्षों में व्यक्त किया जा सकता है। फर्स्ट है विन्यास रूप एंड सेकेंड है चल रूप और थर्ड है क्रिया रूप। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखिए विन्यास रूप क्या होता है। इनमें मानव द्वारा निर्मित खेत खान मकान व्यावसायिक स्थल आदि लोग ये सब हैं इसमें। एंड चल रूप में आता है कौन? तो यातायात के जितने भी साधन हैं जो इसमें आते हैं चल रूप में, जिससे हम यातायात करते हैं, आना जाना ये सब चीज़ें। और क्रिया रूप में क्या है? इसमें जो कार्य हमको लोग मानवीय व्यवसाय की जो कृषि है, आखेट, पशुचारण, शिक्षा, सरकार, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, धर्म तथा विज्ञान आदि सांस्कृतिक तत्वों को सम्मिलित किया गया किसमें? क्रिया रूप में। ठीक, हम लोग इसको आप समझते हैं आगे कि मानव द्वारा आप अपने प्राकृतिक वातावरण के सहयोग से जीविकोपार्जन करने के क्रियाकलापों से लेकर उच्चतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किए गए प्रयत्नों तथा अध्ययन के मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में आता है। जो भी मानव का क्रिएटिविटी आता है, जो भी क्रिएटिविटी उसका सब इसी में आता है। किसमें? मानव भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, एंड सेकेंड है वातावरण, थर्ड है वातावरण समायोजन का अध्ययन। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। इस विषय क्षेत्र में यह देखना भी सम्मिलित है कि मानवीय क्रियाकलापों में विभिन्नताएं किस प्रकार संसार से वितरित है तथा प्राकृतिक वातावरण इन विभिन्नताओं के वितरण को कहाँ तक प्रभावित करता है। साथ ही मानव ने स्वयं को प्राकृतिक वातावरण की किस विभिन्नताओं को किस प्रकार से समायोजित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन है संभाववाद क्या है? पॉसिबिलिज्म जिसको बोला जाता है। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। तो यहाँ देखिए 20वीं शताब्दी के आरंभ से ही मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ते रहने से मानव ने प्राकृतिक वातावरण पर निर्भरता को स्वीकार करना कम कर दिया। इस संदर्भ में सर्वाधिक योगदान फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने किया। फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने का यह मानना है कि किसी प्रदेश या भूखंड के प्राकृतिक वातावरण में मानव के लिए कई प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई हैं। मानव अपनी बुद्धि तथा चातुर्य से सर्वोत्तम संभावनाओं का चुनाव कर लेता है। इस प्रकार प्रकृति की सत्ता शक्तिमान नहीं रह जाती और मानवीय छाट या चयन को महत्व प्रदान किया जाता है। संभववादी विचारधारा के विकास में निश्चयवादी विचारधारा का कट्टरपन तथा पृथ्वी के कुछ भागों पर मानव की वैज्ञानिक प्रकृति को प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है।
जिस प्रकार इस निश्चयवादी विचारधारा के समर्थकों ने प्राकृतिक वातावरण को सार्वभौमिक सत्ता को महत्व प्रदान किया, उसी प्रकार संभववादी विचारधारा के समर्थकों ने भी मानवीय क्रियाकलापों तथा मानव द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कल्चर जो लैंडस्केप है उसका महत्व प्रदान किया है। ठीक, संभववादी विचारधारा के समर्थकों ने मानव वातावरण संबंधों में मानव द्वारा प्रकृति का नियंत्रण तथा मानव द्वारा प्रकृति पर विजय, ये दोनों शब्दों को सर्वत्र छांट की सुविधा को जैसे मानव शब्दों में प्रयोग किया है। ठीक, अब आगे देखिए, संभववाद की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन कौन किया है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी था, तो इसका आंसर होगा लुसियन फेब्रो। और इनकी पुस्तक क्या है? जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री इसकी पुस्तक है। ये पब्लिश हुआ है 1925 में। और ये बाद में ब्लास, ब्रून्स, डिमांजिया जैसे फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने, ईसा बोमेन तथा कार्ल सावर जैसे अमेरिकन विद्वानों ने इस विचारधारा को विकसित किया। फेब्रो के अनुसार कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं तथा मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनके प्रयोग का निर्णय करता है होता है। फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लास को भौगोलिक अध्ययनों में संभववादी विचारधारा का प्रतिपादक माना गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछेगा कि भौगोलिक अध्ययन में संभववादी विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, तो इसका आंसर होगा विडाल डी ला ब्लास। ठीक, ब्लास मानव को एक सक्रिय भौगोलिक कारक मानते हुए लिखते हैं कि प्राकृतिक वातावरण मानव को अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है। प्राकृतिक वातावरण मानव को अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है। मानव अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार इनका प्रयोग करता है। इन्हीं संदर्भ में एक अन्य स्थान ब्लास ने लिखा है कि प्राकृतिक वातावरण में अनेक संभावनाएं विद्यमान रहती है तथा इन संभावनाओं का उपयोग पूर्णतः मानवीय चयन पर निर्भर करता है कि क्या आप इसमें क्या यूज कर सकते हैं, इसका क्या बर्बाद कर सकते हैं। ये सारे चीज डिपेंड किस पे पड़ता है? तो ये सब ह्यूमन पर पड़ता है। ठीक है, एंड आगे देखिए, मानव वातावरण संबंधों में प्रकृति की भूमिका को उल्लेख करते हुए ब्लास लिखते हैं कि प्रकृति कभी सुझाव दे सकती है तो कभी प्रतिबंध भी लगा सकती है, लेकिन प्रकृति मानव के लिए कभी एक सलाहकार से अधिक नहीं हो सकती। ये बात सही है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा हुआ। ये मैं जो भी था इसको बताने की कोशिश की हूँ, आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग पढ़िए और एग्जाम को अच्छे से दीजिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।